आने दे, मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और उसका नाम है उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। म्यूटेशन से संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं, उसमें सिलेबस में साफ साफ लिख रखा है ना। तो उत्परिवर्तन वाला टॉपिक बात करूंगा। उत्परिवर्तन क्या होते हैं ये जानेंगे हम। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया ये जानेंगे। उत्परिवर्तन के जो प्रकार है वो अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, तो हम साइटोलॉजी के आधार पर जो सिलेबस में दे रखे हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो एक चार्ट बनाऊंगा उसके आधार पर पढ़ेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि उत्परिवर्तन होता क्या है। ध्यान से, चार्ट का मतलब एक पूरी सारणी बनाऊंगा जिसमें प्रकार आ जाएंगे सारे, जो आपकी 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में दे रखा था। बाकी एनसीईआरटी में जेनेटिक्स में 5 चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, उसमें मतलब ज़्यादा नहीं दे रखा, उसमें थोड़ा बहुत दे रखा था। ठीक है, तो वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो बात करते हैं हम आज उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, ऊपर कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक। हाँ कोई बात नहीं है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या। ठीक है, तो ये हेडिंग लिखो आप, उत्परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन की बात करें हम, ठीक है, उत्परिवर्तन क्या होता है ध्यान से यहाँ सुने। तो पहले तो हम ये शब्द देखते हैं कि ये शब्द किसने दिया था। तो ये शब्द दिया था ह्यूगो डी विरीज, यानी ह्यूगो डी विरीज द्वारा ये शब्द दिया गया था। तो एग्जाम में कई बार यही पूछ लेता है कि उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था। मतलब उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है, तो ये संबंधित है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए से। मतलब क्या होता है तो समझो ध्यान से, अभी लिखना मत कुछ भी, इधर देख लो, ये डीएनए है, डीएस डीएनए। ये डीएनए की संरचना हमने 12th में पढ़ी होगी। डीएनए की बात करें तो डीएनए द्विरज्जु की डीएनए, 2 लड़ियां हैं मतलब। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल जब बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा है ना, वो उसमें बता दूंगा मैं आपको। तो ये डीएस डीएनए मतलब 2 लड़ियां हैं। डी यानी डबल, एस यानी स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये जो डीएनए होता है, अब मान लो कि यहाँ से डीएनए से यहाँ का कुछ हिस्सा कट गया, या मान लो कि दूसरा जुड़ गया या गायब हो गया यहाँ से, या यहाँ का यहाँ जुड़ गया, यहाँ का इधर जुड़ गया। यानी डीएनए में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। डीएनए का कुछ हिस्सा टूट गया यहाँ से, कुछ हिस्सा टूट कर इधर जुड़ गया, या यहाँ का गायब हो गया। ठीक है, या मान लो कि जो डीएनए आपस में जुड़े होते हैं वो ये लड़ियाँ आपस में जुड़ी होती है ऐसे, एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ये नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। बता देंगे जब डीएनए पढ़ाएंगे, जब बता दूंगा मैं आपको, है ना। तो ये एडेनिन थाइमिन आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हैं। मान लो कि इस टी की जगह सी आ गया। ठीक है, तो ऐसे मतलब इसकी संरचना में क्या हो रहा है, कुल मिलाकर हम ऐसे करेंगे डीएनए की संरचना में बदलाव हो रहा है। ठीक है, अब डीएनए ही मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। हम उस कोशिका वाले चैप्टर में पढ़े थे, डीएनए मिलकर क्या बनाता है, गुणसूत्र। कैसे बनाता है बताया था ना आपको, कि डीएनए ऐसे हिस्टोन प्रोटीन पे ऐसे लिपट जाता है, ऐसे लिपटते लिपटते फिर ये क्रोमेटिन बनाता है, और फिर ये ऐसे सोलेनोइड, फिर सुपर सोलेनोइड, ऐसे और ऐसे करते करते फिर कोशिका विभाजन होती है, जब ऐसे गुणसूत्र बन जाते हैं। मतलब ऐसे, मतलब ऐसे बना दो, ऐसे गुणसूत्र के जोड़े बन गए, मतलब ऐसे, है ना, ऐसे गुणसूत्र बन जाते हैं। तो डीएनए ही गुणसूत्र बनाते हैं, और जीन जो है डीएनए के खंडी होते हैं। सुन लेना मेरी बात, मैंने लिखाया नहीं था, बट जीन डीएनए के खंडी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये बनाते हैं। तो कुल मिलाकर गुणसूत्रों, डीएनए ही मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। तो डीएनए की संरचना में बदलाव होना या गुणसूत्र की संरचना में बदलाव होना, मान लो कि गुणसूत्र ज़्यादा हो जाए। जैसे आपको एक रोग बताऊं, है ना, जैसे आपने एक होता है, एक पटाउ सिंड्रोम होता है, जिसमें 13वें गुणसूत्र की क्या होती है, प्रतिलिपि हो जाती है ज़्यादा। तो 46 जगह 47 गुणसूत्र हो जाता है। एक डाउन सिंड्रोम होता है, 21वां गुणसूत्र की ज़्यादा हो जाती है, मतलब 47 गुणसूत्र हो जाता है। एक पुरुषों में एक रोग होता है सिंड्रोम, जिसमें एक्स गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2n-1 2n-2 आपने पढ़ा होगा, ऐसे 2n-1 2n-2 2n प्लस, है ना, 1 2n प्लस 2, ऐसे गुणसूत्र कम ज़्यादा होते हैं। तो गुणसूत्र की संरचना, परिभाषा क्या होगी, उत्परिवर्तन। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, मतलब उसकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, डीएनए की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो
ये जो परिवर्तन होते हैं ये आकस्मिक होते हैं, अचानक होता है, और ये अगली पीढ़ी में भी शो हो जाते हैं, यानी वंशानुगत होते हैं। तो एक सटीक परिभाषा क्या निकल के आती है कि किसी जीव के लक्षण के जो आकस्मिक और अचानक जो परिवर्तन होते हैं और ये वंशानुगत होते हैं, जो डीएनए में परिवर्तन हुए थे, इन्हें हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन शब्द इन्होंने दिया था। ठीक है, तो एक सटीक परिभाषा क्या होगी, तो ये तो ओनली परिभाषा समझा रहा था इतनी देर में। परिभाषा क्या होगी इसकी, तो अब आप परिभाषा लिख सकते हो, परिभाषा लिख लो आप साथ के साथ। परिभाषा क्या है, किसी खूब सारी परिभाषा इसकी, एक ही नहीं है। किसी जीव के लक्षण में आकस्मिक यानी अचानक, आकस्मिक वह एक ही बात है, आकस्मिक व अचानक परिवर्तन जो वंशानुगत हो सकते हैं, वंशानुगत हो सकते हैं, डीएनए की संरचना में होते ही है ना। तो एक लाइन और लिख लो, उसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, किसी जीव के लक्षण में आकस्मिक व अचानक परिवर्तन जो वंशानुगत हो सकते हैं, डीएनए की एक परिभाषा और है, डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन डीएनए की संरचना व गुणसूत्रों में परिवर्तन जो वंशानुगत हो सकते हैं, यानी इनहेरिटेंस हो सकते हैं। डीएनए की संरचना गुणसूत्रों में परिवर्तन जो वंशानुगत हो सकते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, और ये डीएनए की संख्या में बदलाव, संरचना में बदलाव ऐसे हो सकते हैं। तो अभी हम एक चार्ट बनाएंगे, उसके आधार पर समझेंगे। खूब सारे मतलब उत्परिवर्तन की परिभाषा खूब सारी है और उत्परिवर्तन के प्रकार भी खूब सारे हैं। तो हम तो एक ही प्रकार देखें जो सिलेबस में है। तो ये इसकी परिभाषा आ गई, किसने दिया था, यह शब्द आ गया। ठीक है, और उत्परिवर्तन की इकाई आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है। तो बताओ, मैंने जब कोशिका पढ़ा रहा था, जब पढ़ाया था पुनर्योजन या पुनर्संयोजन या पेकिटिन अवस्था में गुणसूत्रों का जीन विनिमय होता है, मतलब डीएनए खंडों का आदान प्रदान होता है। तो पुनर्संयोजन की इकाई होती है रिकॉन। ऐसे ही म्यूटेशन होता है तो इसकी म्यूटोन। सिंपल है ना तरीका, म्यूटेशन की म्यूटोन। तो उत्परिवर्तन की इकाई वो क्या होती है, म्यूटोन। म्यूटोन, ठीक है, ये म्यूटेशन से याद रखो, म्यूटोन ये उत्परिवर्तन की इकाई होती है। अब ये उत्परिवर्तन भौतिक और रासायनिक दो भागों में होते हैं। ठीक है, दो प्रकार दे रखे हैं। तो थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, फिर चार्ट की ओर चलेंगे। तो थोड़ा बेसिक चलो आप, ठीक है, बेसिक इसकी जो भी बातें हैं। तो क्या कह रहा हूं मैं, उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को उत्परिवर्तन जन कहते हैं। जन शब्द लगाने का मतलब उत्पन्न करना। ठीक है, तो एक परिभाषा, उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। जन शब्द आता है उत्पत्ति के लिए, ये पहले बता चुका हूँ ना, या म्यूटेजन कहलाते हैं। सिंपल सा तरीका, कई बार ये भी पूछ लेता है उत्परिवर्तन जन कैसे कहते हैं। अरे उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक उत्परिवर्तन जन कहते हैं, सिंपल है ना। अब ये क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं उत्परिवर्तन जन, मोटे तौर पर जन दो हो सकते हैं। एक तो होता है भौतिक, है ना, एक होता है रासायनिक। ठीक है, भौतिक का मतलब जैसे एक्स किरणें हैं,
एक्स रे, गामा किरणें, एक्स किरणें, ठीक है, अल्ट्रावोलेट किरणें। जैसे पराबैंगनी किरणें आपने सुनी होगी कि ये जो ओजोन परत होती है, आ जानते हो ना ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? वो तो सिंपल सा है, वायु होती है तो वायुमंडल होती है। तो मतलब इसके भी अलग अलग मंडल होते था। अरे इसके भी अलग अलग मंडल थे, जैसे ये वायुमंडल होता है पूरा, मतलब क्या कहना, ये धरती है हमारी अर्थ, धरती के ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं यहाँ पर। तो ये अलग अलग ऊपर वायु का कैसा है जिसे बोलते हैं TSMIE, टस्मी। टस्मी से याद रखो, मैंने शॉर्ट में ये बता सकता हूँ 5 मंडल होते हैं। अरे इधर देखो, ये अर्थ होती है, ये ऊपर जो भूपृष्ठ होती है यहाँ पर हम रहते हैं, TSMIE टस्मी, है ना। मतलब अपने ट्रिक बना रखा हूँ मैं, तो आपको बता दूँ, इसको याद से बीच के आ गया वैसे बता दूँ आपको, आ ही गया तो बता ही देते हैं ना, ठीक है। टी का मतलब होता है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्फीयर का मतलब होता है गोल, ट्रोपो मतलब 100 मंडल, 100 मंडल। इस मंडल में ध्यान से सुने, दिख रहा नहीं है पूरा यहां तक। सौप मंडल में ये आंधियां, बादल, हवाएं, है ना, ये ज्यादातर इसमें होती है। तो इसमें क्या क्या होता है? वायु, है ना, वायु, है ना, बादल, हाँ मतलब बबूली भी लिख, बरसात, है ना, बरसात है मतलब वर्षा, है ना, आंधियाँ, है ना, तूफान, ये इसी में चलते हैं सारे, ठीक है। चक्रवात सब इसमें चलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है, लगभग 50 किलोमीटर तक माना जाता है ये, ठीक है। इसके बाद में आता है दूसरा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ये आप कहीं साइड में लिख लेना ना, ऐसे नॉलेज के लिए साइड में लिख लेना, समझ लो स्ट्रेटोस्फियर। और वैसे आपको बता दूं, जब इकोलॉजी वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा ना मैं, जब उसमें है ये टॉपिक, इकोलॉजी वाले चैप्टर में आपके जेट में दे रखे हैं, ठीक है, तो समझ लो फिर यहाँ पर। स्ट्रेटोस्फियर को बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। और इस समताप मंडल में ही होती है क्या? एरोप्लेन और ओजोन परत। वो एरोप्लेन उड़ती है ना, वो इस मंडल में उड़ती है, ठीक है। किसके अंदर पहुंच रहे यार, तुम कुछ भी बोल देते हो मतलब। इसमें क्या होती है? हवाई जहाज, और क्या बता रहा था मैं? ओजोन परत इसमें होती है। O3 से समझ जाना, ओजोन परत है ना। O3 का मतलब ओजोन परत है, ये इसमें होती है। O3 मतलब ओजोन का सूत्र हो ना, O3। फिर मिजो आता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। फिर आयन मंडल, इसमें या ना ये जो अपने सैटेलाइट होते हैं ना, अरे जो ये मोबाइल कंप्यूटर काम करते हैं, सैटेलाइट्स कनेक्ट होते हैं ऊपर, तो वो सैटेलाइट और रेडियो किरणें, है ना, इसमें होती है। मतलब आयन होते हैं, आयन किरणें, है ना, इसमें पाई जाती है। इसमें होते हैं सैटेलाइट, इसमें होते हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो ऐसे थे ये मंडल। बाकी ये फिर बाहर का गया, ब्रह्मांड का, है ना, इसका अंत नहीं है, ठीक है। तो ये सब बता रखा है, बाकी और डिटेल इसकी पूरी जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा। हाँ बोल। जैसे मान लो ये ओजोन परत है, हाँ जैसे मान लो ये वो होती है ना एरोप्लेन, हाँ, उड़ रहे तो ऐसे टूटेगा नहीं, है ना, नहीं इसके नीचे होती है ये, है ना। और दूसरी बात, ओजोन को ऐसे कोई तिरपाल नहीं लगा रखा जैसे है। ओजोन परत जो है ना, ऐसे नहीं कि जैसे कोई तिरपाल लगा रखा है उसके अंदर एरोप्लेन घुस के ही छिद्र हो गए, है ना, ऐसे नहीं है वो सिस्टम। इसका मतलब ये तो गैस है, O3 गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है ना, उसमें एक अणु और मिल गया, 3 परमाणु हो गए नहीं, तो O3 मतलब गैस की परत बनी हुई है, तो उनको रिफ्लेक्ट करती है। मतलब जो प्रकाश किरणें आती है सूर्य से, जिनमें अल्ट्रावोलेट किरणें भी होती है, पराबैंगनी किरणें, वो हानिकारक होती है शरीर के लिए, जिससे क्या DNA डैमेज हो सकता है, स्किन खराब हो सकती है। तो उनको वापस कई आती भी है, वापस रिफ्लेक्ट करती है, ऐसे होता है सिस्टम, ठीक है, समझा ना। हाँ, वो छेद मेन है वायु प्रदूषण के कारण। जितनी भी ये गैसें और बन रही है ना,
उनकी वजह से हो रहा है ये, ठीक है, तो वो अलग है। कैसे हुआ मतलब कैसे दिख रहा है? दिख रहा क्या है मतलब वहां पर क्या है, उन गैस की मात्रा नहीं दिखाई दे रही वहां पर, इसलिए मात्रा कम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझो, और सर एम में कुछ नहीं है ना, मीजोस्फीयर बोलते हैं इसे मीजोस्फीयर, इसे एक्सोस्फीयर, इसे बाद में बता दूंगा मैं, अरे जब ये टॉपिक आएगा जब बता देंगे, ठीक है। इसे आयन मंडल और इसे मीजो। प्रश्न ऐसे आता है, ये हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? ओजोन परत। ये क्वेश्चन आ जाता है, ओजोन परत कौन से होती है? और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद ही होगा। बिल्कुल 16 सितंबर को, ठीक है। इसको लिखो अपने टॉपिक पे, आओ वापिस, मिटाओ इसको तो, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, भौतिक परिवर्तन बता रहा था, इससे पहले ये वापिस मिटा दो इनको। ये जब आएगा ना इकोलॉजी वाले चैप्टर पढ़ेंगे, जब बता देंगे। और तो वापिस आ जाओ यहाँ पर, हम बात कर रहे थे भौतिक उत्परिवर्तन जन, मतलब भौतिक जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, है ना, ये क्या करती है? डीएनए को डैमेज करती है, मतलब उत्परिवर्तन उत्पन्न करती है। रासायनिक में रसायन हो गए, देखो एक क्या है, जैसे आपको रियलाइज करा दूं, नलसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, अरे पढ़े थे क्या ये? अपनी बातें कर रहे हो, शांत रहोगे ना। टेट्रासोमी, नलसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, है ना, षष्टगुणिता, चतुर्गुणिता, वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके बारे में। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता दूँ कि जो उत्परिवर्तन होते हैं ना, उसके अलग अलग प्रकार है खूब सारे। मैं साइटोलॉजी वाला प्रकार बता रहा हूँ। तो साइटोलॉजी के आधार पर, वो साइटोलॉजी के आधार पर था, साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। तो साइटोलॉजी के आधार पर उत्परिवर्तन के प्रकार, ध्यान से, साइटोलॉजी के आधार पर उत्परिवर्तन के प्रकार बता रहा हूं। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं, वो देखते रहना आप, लिखना बाद में, पहले समझ लो। एक पेज में आ जाएगा ना। कॉपी तो है ना पूरी? 2 मिनट जा। उत्परिवर्तन की बात करें, 2 प्रकार का होता है। एक तो गुणसूत्रीय, एक तो गुणसूत्रों में होने वाला परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और एक होता है गुणसूत्रों की जीन से, यानी बिंदु उत्परिवर्तन। तो इसे बोल सकते हैं जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन। जैसे आपने पढ़ा होगा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, नहीं पढ़ागी? कोशिका रक्तता, हीमोफीलिया, है ना, महारानी विक्टोरिया खुद थी, तो वो इसमें आते हैं। तो जीन उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक है। अब इसके प्रकार जो है सिलेबस में वो बता दूंगा, बाकी इसके देखो आप, ठीक है। देखो इधर, तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अब सुन लिया ना, सुन लिया ना, बहुत हो गया। अब 2 प्रकार इसके भी, एक तो हो गया संख्यात्मक उत्परिवर्तन। अब मैं देखो यहाँ पर परिभाषा अलग से नहीं लिखूंगा, मैं, सुन लेना, मैं यही लिखूंगा साइडों में, एक शॉर्ट में लाइनें लिखूंगा। यहाँ तो मतलब इसकी परिभाषा तो क्या होगी, बाद में बना लेना चार्ट, आप समझ लो। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का मतलब होता है गुणसूत्रों में होने वाला, सिंपल सा तरीका है ना। तो इसकी परिभाषा भी यही होगी, गुणसूत्रों में परिवर्तन। अब वो गुणसूत्रों की संरचना में हो सकता है, गुणसूत्रों की संख्या में हो सकता है। किस किस में हो सकता है? ए संख्या में या संरचना में।
तो इस आधार पर दूसरा क्या हो जाएगा? संरचनात्मक। ठीक है, अब संख्यात्मक की तो इसको है ना, इसके बता दूं मैं आपको, इसका थोड़ा सा, क्योंकि इसके ज़्यादा नहीं है, आपके ज़्यादा दे भी है तो बहुत कुछ, नीट के लेवल तक पढ़ते हैं तो जब तो बहुत कुछ है, जेट में लेवल में नहीं है। ठीक है, एक तो गुणसूत्र का क्या हो जाना, प्रतिलोम हो जाना, दूसरा गुणसूत्र की जगह दूसरा जुड़ जाना डीएनए खंड, कोई हिस्तांतरण हो जाना, डीएनए का खंड दूसरी जगह चला जाना, स्थानांतरण हो जाना। ठीक है, या डुप्लीकेशन हो जाना, डुप्लीकेशन समझते हो ना, प्रतिकृति हो जाना डीएनए की, दूसरी प्रतिकृति के कारण होने वाला। ठीक है, या डिलीट हो जाना, ये नहीं विलोप, डिलीट का मतलब क्या बोलते हैं, विलोप। मान लो डीएनए का खंड डिलीट हो गया, दूसरा जुड़ गया है दूसरी जगह, स्थानांतरण दूसरी जगह चला गया है टूट कर ही, है ना, प्रतिकृति हो गई है या किसी की ज़्यादा, है ना। इस आधार पर इसके प्रकार थे। अब इसके प्रकार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये प्रकार देखो, अब ध्यान से देखते ना, इसके भी दो प्रकार हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन है, तो सीधी परिभाषा क्या होगी, संख्यात्मक परिवर्तन। ठीक है, परिभाषा सिंपल है। तो यहाँ क्या होगा, एक तो आएगा एनिप्लॉइडी, जिसको बोलते हैं अगुणिता या असगुणिता, और एक होता है यूप्लॉइडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुसुगुणिता, है ना, सुगुणिता। ठीक है, आप समझो ध्यान से, इधर देखो, एनिप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, ये आप जानते हो प्रत्येक जीव के अंदर, जैसे हमारी कोशिकाएं होती है, अंडाणु शुक्राणु बनते हैं, वो एन अवस्था होती है ना, एन अवस्था पढ़ा दिया ना पूरा चैप्टर जनन वाला। ऐसे पेड़ पौधों में जनन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, अंडकोशिका परागकण बनते हैं, वो एन अवस्था होती है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, उसे एन अवस्था बोलते हैं, अगुणित अवस्था बोलते हैं। तो वो तो कुछ समय के लिए बनी है। ज्यादातर हमारे शरीर की कोशिकाएं किस अवस्था में है, डिप्लॉइड, द्विगुणित, यानी 2n अवस्था में है। मतलब किस अवस्था में, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को हम क्या क्या कह सकते हैं, द्विगुणित कह सकते हैं, या 2n कह सकते हैं। मतलब 2n की अवस्था की बात करें तो कितने गुणसूत्र, 46 हो गए मनुष्य में। ठीक है, तो इससे द्विगुणित में जो परिवर्तन होगा ना, उसे बोलते हैं हम एनिप्लॉइडी, यानी किसी जीव की जो द्विगुणित अवस्था होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाना। मतलब यहाँ पर मान लो 46 रह गए, 45 रह गए, 44 रह गए, या 47 हो गए, 48 हो गए। ठीक है, तो इस 2n अवस्था में होना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, फिर इसके भी प्रकार बताऊंगा, आप कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान से सुनते रहिए। आप कहाँ तक दिख रहा है इसमें, यहाँ तक, तो ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, 2n अवस्था में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 2n अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूं, संख्या में कमी या अधिकता। 2n अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता, ये इसकी परिभाषा है। अब इस आधार पर इसके दो प्रकार, तो देखो दो प्रकार कैसे होंगे। एक तो कमी होना, कमी का मतलब नीचे जाना, इसे बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी। अरे तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे हाइपो शब्द किसके लिए आता है, ध्यान से देखो इधर, मैं इनका वर्णन साहित्य में लिख रहा। हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो यानी ऊपर होता है, हाइपर यानी ऊपर होता है, हाइपो यानी नीचे होता है। जैसे हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस पढ़े थे ना हम, एपी यानी ऊपर, मीजोडर्मिस यानी मध्य में। अरे ये वर्ड नहीं बताया क्या आपको मैंने, इधर देखो एक बार, ये साइड की बातें है ना, साइड में लिख देते हैं ना, ये साइड की बातें साइड में। इसी ईपीआई का मतलब क्या होता है, ऊपर। इस मीजो का मतलब किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है, मीजो इसका मतलब मध्य में। और ये शब्द जुड़ जाता है इंडो, इसका मतलब अंदर, आंतरिक। ध्यान से सुने, एक जुड़ जाए क्या, हाइपो का मतलब नीचे, और हाइपर का मतलब, जैसे कल वो हाइपर हो रहा तो हाइपर का मतलब ऊपर, बढ़ना मतलब। तो ये वर्ड है ना, समझ में आएगा आपको। ठीक
ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बताऊं, हाइपोप्लॉइडी का मतलब होता है ये एक प्रकार की जो ये चल रही है ना, ये पॉलीप्लॉइडी चल रही है, इसे बहुगुणिता बोलते हैं एक प्रकार से, इसे बहुगुणिता भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है हाई, तो यह आएगा अधिगुणिता, ये अधिगुणिता था, सॉरी गलती हो गई, कोई बात नहीं है ना। अरे तो किसको कितने को, इतने को समझाऊंगा उतना, ठीक है। अब इसके दो प्रकार, एक गुणसूत्र की अधिकता हो तो इसे हम क्या बोलेंगे 2n+1, तो इसे हम क्या बोलेंगे ट्राइसोमी, क्या बोलेंगे ट्राइसोमी। अरे ट्राई का मतलब होता है किसी गुणसूत्र की प्रतिलिपि हो तो उसके 3 हो जाना, तो एक और प्रतिलिपि हो जाना, जैसे डाउन सिंड्रोम, एक का अधिकता, एक अधिकता, एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, इसके 3-4 एग्जाम्पल है। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है 21वां गुणसूत्र, है ना, 21वां गुणसूत्र, देखो ध्यान से सुनना इसी मेरी बात, 21वां गुणसूत्र डबल हो जाता है, अरे ये रोग भी पढ़ा दूंगा मैं, 21वां गुणसूत्र डबल हो जाता है, इसे मंगोलिज्म बोलते हैं। 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। एक होता है पटाऊ सिंड्रोम, इसमें 13वां गुणसूत्र की एक और प्रतिलिपि बन जाती है, प्लस लिखा है ना, एक और प्रतिलिपि बन जाती है। और एक और बता दूं आपको, एडवर्ड सिंड्रोम, और इसमें होता है 18वां गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र, मेरी बात सुन लेना, ये तुम्हारे सब एग्जाम में आए हुए हैं, ये किसके सब डिटेल, मतलब ये सिलेबस में तो नहीं दे रखा, पर पूछ लेता कई बार, ये तो है एनसीईआरटी में लिख रखा है। इसमें 13वां गुणसूत्र की एक और प्रतिलिपि बनती है, वो आपको समझ में आ गई यहाँ से, ठीक है। 13वां गुणसूत्र समझ रहे हो क्या, 13वां गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि बन। एडवर्ड में क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है, सिंड्रोम और रोग अलग अलग होता है। रोग की जब बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर रोग होता है, सिंड्रोम की जब बात करते हैं तो रोगों का समूह होता है, ये सिंड्रोम का मतलब होता है। 18वां गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि जो है आपसे परिभाषा निकाल सकते हो, ठीक है। और एक होता है टेट्रासोमी, 2n+2, इसे बोलते हैं टेट्रासोमी, टेट्रासोमी का मतलब होता है द्विअधिकता, दो गुणसूत्रों की अधिकता हो जाना, ठीक है। तो ये था आपके इसके प्रकार, यूप्लॉइडी के प्रकार मैंने नहीं लिखे हैं अभी, ठीक है, और इसके है भी नहीं ज़्यादा एग्जाम में। जैसे आपसे वो एक एग्जाम्पल जरूर पूछ लेता, जो हम गेहूं खाते हैं ना, चपाती वाला वो गेहूं, वो है षष्ठ गुणित होता है, और वो इसमें आता है यूप्लॉइडी है, मतलब उसमें 6n आता है, मतलब 2n, उसमें ये आता था, मतलब 2n 1 2 3 ऐसे होता था षष्ठ गुणित, ठीक है। तो इसमें आ जाता था वो, क्यों, तो तुम फिर इतनी देर बताए नहीं, घुमाने के चक्कर में आप